In this video, we are going to talk about drugs and their clinical uses. यानी कि हमने पीछे जितनी भी ड्रग क्लासिफिकेशन वगैरह सारा देखे हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स का, अब हम उनमें से जो विद इन पाकिस्तान इस्तेमाल होती हैं ड्रग्स, उनमें हम ये देखेंगे कि वो ड्रग्स जो हैं वो अगर हम एक जानवर के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर क्या क्या इफेक्ट्स आता है, ठीक है, उन ड्रग्स की डोज रेट्स क्या हैं और हम क्लिनिकली किन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए वो ड्रग्स इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद एपिनेफ्रीन, ठीक है। एपिनेफ्रीन का हमें पता है कि ये एक एंडोजिनस न्यूरोट्रांसमीटर भी है, ये नेचुरली बॉडी के अंदर भी प्रोड्यूस होता है और प्रोड्यूस किस कंडीशन में होगा, जो एमरजेंसी कंडीशन है उसके अंदर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, यानी फाइट एंड फ्लाइट कंडीशंस में। और उसके अलावा ये सिंथेटिकली भी लैब्स वगैरह में इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, कंपनीज इसको करती हैं, ठीक है, और फिर इसकी एज अ ड्रग ये है ये सेल होती है, ठीक है। अब एपिनेफ्रीन के पहले थोड़ी सी कैसे कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक एक्शंस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बातें वही रिवीजन ही है कि ये जो है अल्फ़ा और 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 बीटा 2 चारों तरह के रिसेप्टर्स पे काम करती है, ठीक है, ये अल्फ़ा बीटा एगोनिस्ट है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें यह है कि ये जो एपिनेफ्रीन है उसकी जो हाफ लाइफ है वो बहुत शॉर्ट है, ठीक है, यानी आपको बार बार ये देनी पड़ती है। उसकी रीज़न यही है कि हमने पढ़ा है कि मोनोमाइन ऑक्सीडेज डिफरेंट एंजाइम्स वगैरह हैं, ठीक है, वो इसको जो क्या है डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो ये थोड़ी सी इस तरह की बातें थी जो कि थोड़ी थ्योरेटिकल सी हैं। अब इसके बाद ना हम थोड़े से इसके इफ़ेक्ट्स देखते हैं, ठीक है, कि बॉडी के ऊपर ये इफ़ेक्ट्स किस किस ऑर्गन के ऊपर कैसे प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। अब इन सारी जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं उनके ना मोड ऑफ एक्शन इस तरह से हैं कि लो डोज रेट से वो थोड़े डिफरेंट इफेक्ट्स देती हैं, हाई डोज रेट पे वो थोड़े डिफरेंट इफेक्ट्स देती हैं, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले एपिनेफ्रीन की लो डोज रेट पे बात करें, और लो डोज रेट भी कितनी है, ठीक है, वो है 0.01 mg पर kg के हिसाब से दें, ठीक है। तो लो डोज रेट पे इसके इफ़ेक्ट्स ये आएंगे कि ये हार्ट रेट को बढ़ा देगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई एनिमल ऐसा है जिसकी हार्ट बीट कम जा रही है, ठीक है, और आपने उसको बचाना है तो आप उसको एपिनेफ्रीन लगा सकते हैं, ठीक है। ये हार्ट रेट को बहाल करेगी यानी हार्ट रेट बढ़ाएगी। दूसरा ये करेगी कि ये जो स्केलेटल मसल्स हैं, मैं एस के स्केलेटल मसल्स को लिख रही हूँ, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्मूथ मसल्स बट स्केलेटल मसल्स की तरफ ये जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ा देगी, ठीक है। दूसरा काम ये करेगी। तीसरा, ब्लड प्रेशर को ये के ऊपर ये लिटल चेंज कॉज करती है, यानी ब्लड प्रेशर को ये इतना चेंज नहीं करती, यानी आपका हार्ट तो टैकीकार्डिया में चला जाएगा, ठीक है, हार्ट को तो ये इंक्रीज़ कर देगी लो डोज रेट पे, लेकिन ब्लड प्रेशर यानी कि जो सारी पेरिफेरल ब्लड वेजल्स हैं उसमें प्रेशर अभी इतना नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली इनिशियली इसके लो डोज रेट पे ये एक्शंस आ रहे होते हैं। और अच्छा, ये ब्लड प्रेशर क्यों कम ही रहता है, इसके ऊपर इतना चेंज इसलिए नहीं आता क्योंकि स्टिल जो है पेरिफेरल जो ब्लड वेजल्स होती हैं वो डायलेट ही होती हैं, ठीक है, अभी वो कंस्ट्रक्ट नहीं हुई भी होती। लेकिन जब यही ड्रग आप हायर डोज रेट पे दे रही हैं, जैसे 0.1 mg पर kg दे दें, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, हार्ट रेट तो बढ़ा हुआ है, वो बढ़ेगा भी, ठीक है, वो तो होगा, लेकिन साथ साथ क्या होगा, ये वैजो कंस्ट्रिक्शन भी करवाएगी, ठीक है। हमारे पास क्या थी पहले, हमारे पास वैजो डायलेशन थी, अब इसे वो वैजो कंस्ट्रिक्शन भी करवा दी, तो क्या होगा, हार्ट रेट के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी राइज कर जाएगा, ठीक है। तो इस लिहाज से आप ये बात कह सकते हैं, अगर आपके पास एक हार्ट फेलियर में एनिमल जा रहा है, ठीक है, उसकी हार्ट बीट कम जा रही है, ब्रेडिकार्डिया स्टार्ट हो गया है, तो आप उसको एपिनेफ्रीन दे के बचा सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ अ गुड ड्रग, दैट इज़ एन एमरजेंसी ड्रग। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक और बात है कि यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि जब आप इस डोज रेट पे ड्रग तो इंसर्ट कर दी, ठीक है, आपने हार्ट रेट बढ़ा दिया, ठीक है, तो बॉडी क्या करती है, अगर थोड़ा नॉर्मल एनिमल होगा उसके अंदर ये होगा कि ये जो टैकीकार्डिया है, जब आपने ड्रग दिया इसने तो टैकीकार्डिया कॉज करवा दिया, लेकिन क्या होगा कि आपके जो हार्ट के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं डिफरेंट बैरो रिसेप्टर्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो इस इंक्रीज हार्ट रेट को सेंस करेंगे और वो एक
रिफ्लेक्स ब्रैडीकार्डिया इंड्यूस करेंगे। ये बेसिकली क्या है, ये एक कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है कि हार्ट रेट अब बॉडी का बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, और भी इतनी ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप थोड़े नॉर्मल या हेल्दी थोड़े एनिमल को आप अगर इस डोज रेट पे इंजेक्ट कर दें तो वो एज अ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म हार्ट रेट को डिक्रीज़ करना शुरू कर देता है। और क्योंकि ये ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर होता है, बॉडी खुद क्या कहते हैं इसको सेंस करके करती है, तो इसलिए हम इसको रिफ्लेक्स ब्रैडीकार्डिया कहते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपने याद रखनी है कि आपके पास एक वाकई में अगर एनिमल आता है जो कि कार्डियक फेलियर में जा रहा है, ठीक है, जो शॉक में है, शॉक किसे कहते हैं, शॉक इसी को तो कहते हैं कि आपके पास ब्लड वॉल्यूम बहुत कम हुआ है, आपका हार्ट रेट फेल हो रहा है, आपका जो एनिमल का ब्लड प्रेशर बहुत डाउन हो गया, ठीक है, तो उस एनिमल को तो आप देंगे तो वो तो लाइफ सेविंग की तरफ जाएगा, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, या आप अगर आप नॉर्मल एनिमल को लगा दें और उसका हार्ट रेट बढ़ा दें, तो क्या होगा, बॉडी एक कंपेंसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट कर देती है जिससे वो खुद ब खुद हार्ट रेट को कम भी करना शुरू कर देती है, यानी वो इस ड्रग के अगेंस्ट फाइट करना भी शुरू कर देती है, ठीक है। तो कहने का मकसद यह है कि नेचर ने बॉडी फिजियोलॉजी ऐसे एडजस्ट की हुई है कि वो सेंस करके चीज़ों को मैनेज करती रहती है, ठीक है। तो ये थे एपिनेफ्रीन के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर इफेक्ट्स, ठीक है। अब दूसरा सिस्टम हमारे पास आता है वो है जीआईडी, ठीक है। जीआईडी पे एपिनेफ्रीन के इफेक्ट्स क्या होंगे, वो ये होते हैं कि एपिनेफ्रीन ने जीआईटी के मसल्स को, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करना है, ठीक है। जब वो उसको रिलैक्स करेगी तो क्या होगा कि डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा या वो नहीं होगा, वो रुक जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इमरजेंसी ड्रग है तो इसका मकसद ये होता है कि आपने जो मेन काम है ना, ठीक है, उन सारी चीज़ों को डील करना है। ये स्लो प्रोसेसेस को अभी आप वो छोड़ देती है, ठीक है, वो उनको ब्लॉक कर देती है। इसी तरह अगर आप यूरिनरी ब्लैडर की बात करें, ठीक है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर के स्मूथ मसल्स जो होते हैं उनको भी रिलैक्स करेगी। बेसिकली ब्लैडर में क्या होता है, ब्लैडर अगर लेट्स सपोज ये ब्लैडर है, ठीक है, और ये नीचे यूरिथ्रा है, ठीक है, तो ये अब अगर ब्लैडर फील्ड है, ठीक है, इसके अंदर लेट्स सपोज यूरिन है, ठीक है, अब इस यूरिन है अगर एक्सक्रीट आउट होना है तो क्या होगा कि जो ब्लैडर है वो आपका कंस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, और जो स्फिंक्टर है यूरिथ्रा का वो रिलैक्स करता है, यानी ब्लैडर के मसल्स कंस्ट्रिक्ट करेंगे और जो आगे से यूरिथ्रा है उसका स्फिंक्टर रिलैक्स करेगा ताकि जो यूरिन है वो बाहर जाए। लेकिन एपिनेफ्रीन क्या करेगा कि जो यूरिनरी ब्लैडर है इसको रिलैक्स करेगा और जो यहाँ पे स्फिंक्टर्स होते हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा कि अभी यूरिनेशन जो है वो रुक जाए, ठीक है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर इसके इफेक्ट हैं। उसके अलावा यूट्रस के ऊपर इफेक्ट्स आते हैं। अच्छा, यूट्रस के ऊपर इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं टू अंडरस्टैंड दैम। उसकी रीज़न ये है कि जो नेचर है वो प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस में जो रिसेप्टर्स फिजियोलॉजी है वो ऑल्टर कर देती है। लेट्स सपोज ये एक आपके पास यूट्रस है और आपके पास एक है एनिमल प्रेग्नेंट है और एक आपके पास NP मैं लिख रही हूँ, NP का मतलब नॉन प्रेग्नेंट है, ठीक है। अब प्रेग्नेंट एनिमल जब होगा तो नेचर ने क्या किया है कि उसके ऊपर प्रेगनेंसी में यूट्रस के ऊपर β2 रिसेप्टर्स होते हैं और नॉन प्रेगनेंसी में वहाँ पे अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। या आप कह लें कि सिंपल अल्फा रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, अल्फा 1 करके, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। तो बेसिकली आपके पास अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं नॉन प्रेग्नेंट में। अब देखिए एपिनेफ्रीन हमें पता है अल्फा बीटा दोनों रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है। जब एक एनिमल प्रेग्नेंट होगा वहाँ पे β2 रिसेप्टर्स हैं और हमें पता है β2 रिसेप्टर्स कौन से हैं, वो इनहिबिटरी रिसेप्टर्स हैं, यानी वो यूट्रस को रिलैक्स करेगी और रिलैक्स इसलिए करेगी कि अबॉर्शन ना हो जाए। लेकिन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर यूट्रस पे अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं और हमें पता है अल्फा 1 रिसेप्टर्स क्या हैं। अल्फा 1 रिसेप्टर्स तो स्टिमुलेटरी रिसेप्टर्स हैं, तो वो क्या करेंगे, वो कंस्ट्रिक्शन कॉज करवाएगी, ठीक है। और तो नेचर ने रिसेप्टर जो है डिस्ट्रीब्यूशन प्रेग्नेंट नॉन प्रेग्नेंट में इसीलिए डिफरेंट कर दिया कि इन प्रेग्नेंट में वो अल्फा 1 जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, β2 रिसेप्टर्स आ जाते हैं, इसलिए क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में भी यूट्रस के ऊपर अल्फा 1 रिसेप्टर्स हों और आप सोचें एपिनेफ्रीन आके उनके ऊपर एक्ट करे, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करवाए, तो यूट्रस ने क्या करना है, वो कंस्ट्रिक्शन, वो एक कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी और उसने तो अबॉर्ट कर देना है, ठीक है।
और इस तरह तो फिर ये होगा कि अब हमें ये बात पता है कि ये इमरजेंसी ड्रग है, कैसे कहते हैं, और एंडोजिनस न्यूरोट्रांसमीटर भी है एपिनेफ्रीन। अब आप एंडोजिनस न्यूरोट्रांसमीटर होने का मतलब क्या है इसका, यानी जब भी एक फ़ीमेल को गुस्सा आए, ठीक है, या वो डर जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो अपने बॉडी के अंदर एंडोजिनस एपिनेफ्रीन सिक्रीट कर रही होती है। तो अगर नेचर ये रिसेप्टर ना प्रेग्नेंट फीमेल के ऊपर डाले, तो इसका मतलब है कि वो जो लेट्स सपोज डॉग्स में 2 महीने की प्रेगनेंसी होती है, या वो गोट्स में 5 महीने की, या वो काऊ में जो 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, उसमें आपको क्या लगता है कि वो इतने महीने ऐसे हो सकता है कि कभी काऊ डरे ना प्रेगनेंसी में, और कभी कोई ऐसी कंडीशन ना हो कि वो डर जाए, या कभी ऐसी कंडीशन ना हो कि एनिमल को गुस्सा ना आए। तो इसका मतलब यह है कि तो वो तो फिर उसी वक्त ही अबॉर्ट कर देगी, ठीक है। तो इसलिए नेचर ने क्या किया है, नेचर ने रिसेप्टर ऑल्ट्रेशन कर दिया है। रिसेप्टर ऑल्ट्रेशन से क्या होगा कि बेशक एक प्रेग्नेंट जो भी एनिमल है उस वो डर जाए या कुछ हो, गुस्से में आए, एट लीस्ट ये होगा कि वो न्यूरोट्रांसमीटर जो अब वो एपिनेफ्रीन सिक्रीट करेगा, तो वो एपिनेफ्रीन अबॉर्शन नहीं कॉज करवाएगा, वो बल्कि यूट्रस को रिलैक्स करेगा, ताकि जैसे जो फीटस है वो सेफ रहे। तो ये यूट्रस वाला पॉइंट अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। यू ऑल पीपल शुड नो दिस फिजियोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हैं आइज़, ठीक है। आइज़ में जो एपिनेफ्रीन है उसने क्या करनी है, उसने प्यूपिल की डायलेशन करवानी है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, ठीक है, यानी विजन वो इंक्रीज़ करेगी, ठीक है, इससे विजन बढ़ जाएगा। यानी आप एक और टर्म यूज़ कर सकते हैं प्यूपिल डायलेशन के लिए, हम कहते हैं, जो साइंटिफिक टर्म है इसको हम कहते हैं मिडरियासिस, ठीक है, मिडरियासिस कॉज करेगी, ठीक है। उसके अलावा इसने क्या करना है, यहाँ पे लिखती हूँ क्योंकि ये इसी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड बात है, स्प्लीन, ठीक है। एपिनेफ्रीन ने स्प्लीन को क्या करना है, उसकी कंस्ट्रक्शन करवानी है। कंस्ट्रक्शन स्प्लीन की होगी तो क्या होगा कि स्प्लीन के अंदर जितना भी आरबीसी स्टोर है, क्योंकि हम कहते हैं स्प्लीन इज़ लाइक ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, और वो वैसे आरबीसीज का स्टोर रखती है, ठीक है। अब एक एनिमल जो शॉक में जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये होता है कि जो ओल्ड आरबीसीज हैं वो स्प्लीन में आएंगे और वो उसको वहाँ पे ट्रैप कर लेगी, और फिर उनको स्लोली वो लाइक उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू करती है। अब एक एनिमल लेट्स सपोज आपके पास शॉक में है, उसके ऑलरेडी ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड बहुत कम है, ठीक है, तो उस कंडीशन में, स्ट्रेस में, जब हम एनिमल की हार्ट रेट वगैरह सेट करने के लिए, लाइक बेटर करने के लिए एपिनेफ्रीन लगाते हैं, तो साथ साथ वो ही एपिनेफ्रीन स्प्लीन को भी कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, श्रिंक करेगा। श्रिंक करने से क्या होगा कि वो जो ओल्ड आरबीसीज हैं, ठीक है, ओल्ड आरबीसीज को वो सर्कुलेशन में रिलीज करेगा, और इस तरह पैक्ड सेल वॉल्यूम, यानी थोड़ा सा ब्लड फ्लो या ब्लड की अमाउंट क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरह भी लाइक एक पॉजिटिव कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्स आता है थ्रू एपिनेफ्रीन। मतलब इन चीज़ों से आपको अब समझ में आना शुरू हुआ होगा कि वाई वी से एपिनेफ्रीन इज़ एन एमरजेंसी ड्रग, और जब हम इसको बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या क्या कर रही होती है, किस किस तरीके से ये एक एनिमल की सर्कुलेशन को जो है वो ठीक कर रही होती है। उसके बाद जो लास्ट इम्पॉर्टेंट वो है ऑर्गन है, वो है लाइक रिस्पायरेटरी सिस्टम है, इसके अंदर जो ब्रोंकियोल्स हैं, ठीक है, ब्रोंकियोल्स, ये क्या करेगी, ब्रोंकियोल्स के स्मूथ मसल्स जो होते हैं, स्मूथ मसल्स को ये रिलैक्स करेगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ल्यूमिन जो है वो बढ़ जाएगा, यानी एयर पैसेज वे बढ़ेगा, ठीक है, यानी ज़्यादा एयर अंदर और बाहर को आएगी, ऑक्सीजनेशन ज़्यादा बेहतर होगी। और दूसरी तरफ ये ब्रोंकियोस्पैज्म को भी स्टॉप करती है, ठीक है, ये होने नहीं देती है, क्योंकि अमूमन जो एनाफाइलेक्टिक कंडीशंस वगैरह होती हैं, जो शॉक या एलर्जी कंडीशंस होती हैं, उसमें जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो उनमें ब्रोंकियोस्पैज्म होना शुरू हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये स्मूथ मसल को रिलैक्स कर रही होती है तो ये स्पैज्म, इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो रुक जाती हैं। तो अब हम ये बातें हमने देख ली, ठीक है। इसके बाद एक और बात है, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर, वो है बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये बढ़ा देती है, इसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ क्योंकि अब हमने ये देखा था कि इमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है, और इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास जीआईटी की डाइजेशन तो ये स्टॉप कर देती है, ठीक है। अब वो जो एक वाहिद फूड सोर्स है, फूड का जरिया, वो तो होना बंद हो गया, यानी यहाँ से ग्लूकोज वगैरह जो भी प्रोटीन अमाइनो एसिड हमें मिल रहे थे वो सिस्टम रुक चुका है। तो फिर एपिनेफ्रीन ऐसा क्या करेगी कि बॉडी के अंदर जो है वो ग्लूकोज मिले, ठीक है, क्योंकि एपिनेफ्रीन का एक फंक्शन ये भी है कि ब्लड के अंदर वो ग्लूकोज को भी बढ़ाती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, एक तो वो इंसुलिन की
सिक्रेशन स्टॉप कर देती है, ठीक है, सिक्रेशन स्टॉप हो जाएगी। इंसुलिन अगर नहीं आएगा, क्योंकि इंसुलिन ये करता है, इंसुलिन ब्लड के अंदर ग्लूकोज को कम करता है। अगर इंसुलिन नहीं आएगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज इंक्रीज होगा, यानी वो यूज़ होना बंद होगा, यानी वहीं पे स्टे करेगा। दूसरा ये क्या करती है, ग्लाइकोजीनोलाइसिस करवाएगी, ठीक है, लिवर और मसल्स के अंदर, यानी ग्लाइकोजन ब्रेक होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ग्लाइकोजन से क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ना ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन की लाइसिस हो रही है। तीसरा ये करवाती है लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस यानी फैट ब्रेक होकर क्या होगा, हमें ये भी पता है ना कि फैट फ्री ग्लूकोज बनती है, ठीक है, ये लाइपोलाइसिस करवाना शुरू कर देती है। उसके अलावा भी ग्लूकोनियोजेनेसिस ये कॉज करती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी ग्लूकोज फॉर्मेशन फ्रॉम सोर्सेज अदर देन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये और भी इस तरह के फंक्शंस वगैरह कॉज करेंगे। तो इन सारे तरीकों से ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज को इंक्रीज कर देती है। तो अब अगर हम इस पूरे ओवरऑल एपिनेफ्रीन को क्लिनिकली देखें, क्लिनिकली ये क्या काम कर रही है, तो वो सबसे पहला काम इसका ये है कि आपके पास कोई कैट या डॉग या कोई भी एनिमल कार्डियक फेलियर में जा रहा है, ठीक है, उसकी हार्ट रेट या हार्ट बीट कम हो रही है, तो आप उसका ट्रीटमेंट में एपिनेफ्रीन लगाएं जल्दी से, उसकी हार्ट बीट जो है वो बेहतर हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शंस हार्ट की बढ़ जाएंगी, टैकी कार्डिया स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी हार्ट रेट बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेंगी, ठीक है। फिर दूसरा ये है कि आपके पास अगर कोई एनिमल है जो शॉक में है, यानी उसकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, जो सर्कुलेशन है उसमें आपके पास ब्लड कम रह गया है, तो आप इसको लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, एक तो वो हार्ट रेट को बढ़ा रही है, दूसरी तरफ वो वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज करेगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा ब्लड प्रेशर जो है वो ठीक होना शुरू होगा, ठीक है, आप उस कंडीशन में लगा सकते हैं। उसके बाद आपके पास कोई एनिमल ऐसा आया है जिसको थोड़ा बहुत लीमन में ब्रोंकियोस्पाज्म वगैरह, बेसिकली एनाफिलैक्टिक शॉक जो होता है ना, उसमें ब्रोंकियोस्पाज्म भी होते हैं, ठीक है, तो वो एक तरफ शॉक को भी ट्रीट कर देती है, एक तरफ इसको भी ट्रीट कर देती है। उसके अलावा एक सबसे कॉमन यूज़ है वो है लोकल एनेस्थीसिया के साथ इसका यूज़। लोकल एनेस्थीसिया जितने भी हैं, जैसे हमारे पास लाइडोकेन वगैरह है, इसके साथ इसकी जो वायल्स आती हैं उसके अंदर एपिनेफ्रीन भी होती है, ठीक है। वह एपिनेफ्रीन बेसिकली करती क्या है कि आपके पास ये टिश्यू है ना, ये लेट्स सपोज ये आर्म है, ठीक है, आपने यहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया तो लगा दिया, साथ एपिनेफ्रीन बेसिकली करती है कि यहाँ पे जितनी भी ब्लड वेजल होती है उनकी वेजो कंस्ट्रक्शन करवा देगी, और उस वेजो कंस्ट्रक्शन से ये होता है कि जो लोकल एनेस्थीसिया है उसकी अब्जॉर्प्शन यहाँ से लेट होती है, क्योंकि वेजो कंस्ट्रक्शन हुई है, ब्लड फ्लो कम है, तो अब्जॉर्प्शन कम होगी ना, तो कम अब्जॉर्प्शन की वजह से ज़्यादा देर तक लोकल एनेस्थीसिया उसी जगह पे पड़ा रहता है, और उससे क्या होता है कि आपके पास लोकल एनेस्थीसिया का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वो ज़्यादा देर के लिए हो जाता है, ठीक है। तो एक क्लिनिकल यूज़ इसका ये भी है, ठीक है, और साथ साथ वो ब्लड ग्लूकोज वगैरह भी इंक्रीज़ करती है, ठीक है, हमें वो भी चाहिए अपने एनिमल के अंदर, ठीक है। तो ये बातें हो गई। उसके बाद जो एपिनेफ्रीन के बाद लास्ट बात है वो ये है कि आपने कभी भी एपिनेफ्रीन IM वगैरह नहीं देना, इट इज़ स्ट्रिक्टली IV। जो अब आप अकेले एपिनेफ्रीन दे रहे होते हैं, ठीक है, जो एपिनेफ्रीन की आती है वो आपने हमेशा स्ट्रिक्टली IV देना है, क्योंकि अगर आप IV नहीं देंगे तो ये टिश्यू नेक्रोसिस कॉज कर देती है, ठीक है, वो उस जगह पे सारा टिश्यू जो है वो उसकी नेक्रोसिस हो जाएगी। अगर ये ब्लड वेजल के अंदर नहीं होगी, तो ब्लड वेजल से बाहर इंजेक्ट हो गई तो वहाँ पे आपके पास पूरी की पूरी नेक्रोसिस हो जाएगी। सो द सम अप ऑफ द लेक्चर इज़ कि एपिनेफ्रीन एक एमरजेंसी ड्रग है एंड इट इज़ अ वंडरफुल ड्रग इन अ वे के कितने अमेजिंग तरीके से वो एक तरफ कार्डियक इफेक्ट्स को डील कर रही होती है, दूसरी तरफ वो टेम्परेचर बढ़ाएगी, ठीक है, तीसरी तरफ वो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को भी मॉनिटर कर रही होती है, ठीक है, उनको भी ठीक कर रही होती है, ठीक है, यानी कि आपके एनिमल को वो फुल ऑन सर्वाइवल। अच्छा, इसमें साथ साथ एक और काम जो आपने करते जाना है वो ये है कि आप दूसरी तरफ जो शॉक वाला एनिमल है उसको आप ब्रैनुला लगाएं, ड्रिप लगाना शुरू करें, ठीक है, उससे भी उसकी जो ब्लड ये जो है ब्लड के अंदर जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होना शुरू होगा। लेकिन इसमें सिर्फ आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही आपके पास एनिमल आएगा तो पहले आपने उसको ब्रैनुला लगा लेना है, क्योंकि जब आप एपिनेफ्रीन अगर इंजेक्ट करते हैं उसको इस कंडीशन में, ठीक है, तो उसमें ये होगा वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, तो उसके बाद आपसे ब्रैनुला नहीं लगना, क्योंकि वेजो कंस्ट्रिक्शन है, ब्लड वेजल जो है वो बहुत ही छोटी हो चुकी होंगी, कंस्ट्रक्ट हो चुकी होंगी, तो आपसे लगना नहीं है। और लेकिन ये भी नहीं करना कि एनिमल शॉक में है, ज़रूरत से ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन में, और आप जो है वो ब्रैनुला लगाने के लिए बैठ जाएँ, ठीक है, तो देर भी नहीं लगानी, ये भी नहीं करना कि बिल्कुल ही बैठ के वो
पे ही खेलना शुरू कर दें, ठीक है। लेकिन आपने अगर ब्रेनुला लगाना है, 7 ड्रिप लगानी है, तो पहले आपको ये लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप एपिनेफ्रीन जो है वो देंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट एपिनेफ्रीन। थैंक यू।